कमल जी, कल 26 नवंबर था। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनको सौंपा। बाकायदा उसमें एक बात कही गई थी कि जो भी धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सभी को समान रूप से समानता दी जाएगी, उनको लागू किया जाएगा। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखते हैं तो क्या कारण है कि वो संविधान में बातें कही गई थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। देखिए, संविधान में शुरू से ही इस तरह का प्रयास किया है कि समाज के बीच में सामाजिक धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो। संविधान के अंतर्गत सभी लोग धर्म के दृष्टिकोण से और समाज के दृष्टिकोण से, जाति के दृष्टिकोण से बराबर है। लेकिन संविधान को लागू करने के लिए जो लोगों को दायित्व सौंपा गया था पिछले 60-70 सालों में, उन्होंने अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभाया, जिस कारण से दोष संविधान में बढ़ा जाता है। जबकि संविधान हम देखेंगे तो हमारा संविधान जो देश का संविधान है वो पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। इसका कारण यही है कि मानसिकता की बात है। जो वर्तमान में सरकारें रही हैं या पिछले कुछ सालों से सरकारें रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की रही है या उनकी विचारधारा इस प्रकार की रही है कि जिस तरह से लोगों में भेदभाव करके उन पर शासन पहले लोगों ने किया, आज़ादी से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले किया, वो आज भी यही चाहते हैं कि लोगों में धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के अधिकार पर वो उनको बांटे और उन पर राज करें। तो आपको क्या लगता है, आज की जो मौजूदा सरकार है, पिछले 5-6 साल के कार्यकाल में जो देखा गया है, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि जिससे समानता के अधिकार को छीना जाता है, धार्मिक आधार को छीना जाता है, यहाँ तक कि जिस मर्जी, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, इसके अलावा सैनिक ही क्यों ना हो, तो हर मुद्दे पर एक जंग सी छिड़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या? देखिए, इक्वालिटी जो है वो संविधान का आधार स्तंभ है। समानता, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक समानता की बात की गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के द्वारा या संगठनों द्वारा इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। आज के ही परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि भारत का किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहता है और सरकारों ने उन्हें रोकने के लिए, हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली में केंद्र की सरकार ने उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और जो अर्धसैनिक बलों का प्रयोग किया है। उनमें आप अधिकतर पाएंगे कि वो लोग किसानों के ही बेटे हैं। मतलब एक ही परिवार के बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। अगर वो अपनी नौकरी नहीं पूरी करता तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो अपनी नौकरी पूरी करता है तो वो लाठियाँ चलाएगा, आंसू गैस के गोले छोड़ेगा अपने पिताजी पर, अपने चाचा पर, अपने ताऊ पर और अपने भाई पर। तो विघटन तो हम देख ही रहे समाज में, जो मतलब बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। तो जो मौजूदा सरकार है, क्या आपको लगता नहीं कि इस समय पर अभी तक की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए ये गृह युद्ध की ओर देश बढ़ने जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से समस्या खड़ी होने वाली है आने वाले समय में, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इन चीज़ों को ज़मीनी अमल में ना आने दें और अपने देश को, समाज को, अपने परिवारों को बिगड़ने से बचाएं। कारण क्या है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, बात तो विकास की करते हैं, सबका साथ व सबका विश्वास, सबका विकास, और दूसरी तरफ उसका उलट हमें देखने को मिलता। ना तो किसी का विकास है, ना ही किसी का उद्धार है, ना ही कोई समानता है। देखिए, विकास उनके एजेंडे में शुरू से नहीं रहा। उनका एजेंडा छुपा हुआ है और सभी भली भांति से उससे जानते हैं कि उनका क्या एजेंडा था। ये विकास का नाम इसलिए लिया जाता है कि जो फ्लोटिंग वोट है या जिनका कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, जिनकी कोई विचारधारा नहीं थी, उस वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। तो उनकी आइडियोलॉजी कंफर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन के वो अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के वो अगेंस्ट है। रीजन क्या है कि संविधान में 4 पिलर खड़े किए गए थे, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या अर्थतंत्र हो। तो उस चारों तंत्रों में इस समय समानता सिर्फ एक ही चीज पे दिखाई देती है कि किसी तरीके से सरकार का बचाव किया जाए। वो अन्य मुद्दे जो उनको वास्तविक रूप में उठाने चाहिए, उठाती हुई नजर नहीं आती। क्या कारण है? बिल्कुल, मीडिया जो है और जो प्रचार तंत्र है वो बिल्कुल सरकार के साथ है। अगर आप सरकार की वाहवाही करते हैं तो आपको पैसा, शक्ति और समर्थन, सब चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं या आप सच्चाई को सामने रखते हैं तो आपको तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको जेल में डाला जाएगा, आपके काम धंधे, आपकी नौकरी पर प्रतिरोध किया जाएगा, आपकी हत्या तक की जा सकती है। आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ दिखाई देता है। वो कभी भी इस तरीके से जो संवैधानिक दायरे होते हैं उनको छोड़ करके अन्य जो गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर लालच ज्यादा दिखाई देता। क्या वजह हो सकती है उसमें, और क्यों वो अपने समाज को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है?
देखिए समाज का जो यूथ है, अगर उसको एक निश्चित विचारधारा या एक निश्चित मार्ग नहीं मिलेगा तो प्रतिभ्रमित वो होगा ही होगा। लेकिन इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने जो नई जनरेशन है उनको समझाएं और उन्हें फ़र्क समझाएं कि आपके परिवार, आपके समाज, आपके राज्य और आपके देश के लिए क्या ज़रूरी है और क्या अच्छी चीज़ है। आपको क्या लगता है, अगर आप किसी मुआयने पे आपको दायित्व दिया जाता है युवाओं को समझाने का, बताने का, तो आप क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो भटक रहे हैं? तो निश्चित रूप से अगर हमें कहीं दायित्व मिलता है या हमारे कुछ संपर्क में लोग आते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि हमें संविधान की मूल भावनाओं को स्थापित करना है। इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो संविधान के मुख्य आधारभूत स्तंभ थे उसे हमें भारत में फिर से स्थापित करना है। और संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसको हमने अमली जामा पहनाना है पूरे देश में। आजकल सरकार एक डिजिटल माध्यम, जो डिजिटल वर्ड दिया गया है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो, जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कोरोना काल में जिस तरह की अफवाहें या बातें निकल कर सामने आई, उसमें डिजिटल एक ऐसा माध्यम है कि बच्चे दूर से बैठ के पढ़ सकते हैं, बिना किसी के संपर्क में आए पढ़ सकते हैं। मैं इसे कुछ हद तक ठीक भी मानता हूँ और कुछ हद तक गलत भी मान सकता हूँ। जो औपचारिक शिक्षा है उसका ये स्थान कभी भी नहीं ले सकता। थोड़े समय के लिए हम मान सकते हैं कि ये शायद शिक्षा व्यवस्था में मददगार साबित हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये व्यवस्था में मददगार साबित नहीं हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि जो गरीब किसान गांव में रहता है, कस्बों में रहता है, वहां पर जहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं है कि किसी तरीके से मोबाइल भी उनके पास अफोर्ड हो सके, खाने तक के उनके लाले होते हैं, तो क्या वो शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएंगे? निश्चित रूप से मेरा यही महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण मैं डिजिटल शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की जगह नहीं मानता। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में सभी जाति धर्मों के बच्चे रहते हैं, उनके पास बिजली नहीं है, मोबाइल फ़ोन की बात तो दूर रही कि टेलीविज़न तक नहीं घर में, तो वो डिजिटल शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आने वाले समय में आप इस भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, और आगे अभी जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं वो किस ओर दिखाई देता है? नहीं, आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि हमारा देश और मजबूत बने, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैश्विक रूप से एक महाशक्ति बने और देश में डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट सिर्फ कागजों में या टीवी पर दिखाई न दे, डेवलपमेंट आधारभूत सुविधाओं में हो, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिले। जो विघटनकारी तत्व है हमारे देश को विघटन करने वाले, उनको हम कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, और जो देश की एकता और अखंडता को बनाने वाले जो तत्व है उनको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल और ये आपके साथ होगा कि पूरा विश्व जो है भारत को बुद्धिज्म के रूप में जानता है, बुद्धिस्ट कंट्री मानता है, मगर यहीं हमारे जो नेता लोग हैं वो इसको हिंदी कंट्री बनाने में लगे हुए हैं। आखिर इतना भेदभाव क्यों? देखिए, हमारी पहचान पूरे विश्व में बुद्ध के रूप में ही हुई है। अगर हम कुछ चीज़ों को चिन्हित करेंगे कि हमने विश्व को क्या दिया है, तो बुद्ध उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी है। हमारे देश का एक ऐसा ही धर्म, सिर्फ बौद्ध ही ऐसा धर्म है जो भारत से चल के विदेशों में गया। तो हमारे देश से ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ और पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म हमने ही दिया। आप देखेंगे जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं वो बौद्धिज्म को मानते हैं। जो बौद्धिज्म की विचारधारा है वो समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा है, और उसी विचारधारा से देश और दुनिया आगे बढ़ सकती है।